हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने हिस्ट्री के चैप्टर 5 प्रिंट एंड मॉडर्न वर्ल्ड के पार्ट 4 को करने जा रहे हैं और इस पार्ट का जो नाम है वो है द रीडिंग मेनिया या फिर द न्यू रीडिंग मेनिया। इसमें हम लोगों ने अब तक 3 पार्ट में ये सारी चीजें देख ली थी, किस तरह से प्रिंट का इवोल्यूशन हुआ था, किस तरह से प्रिंट पूरे यूरोप में फैल गया था और उस प्रिंट की वजह से प्रिंट रिवॉल्यूशन आ गया था। इसके बाद से करीबन 17 और 18 सेंचुरी में जो लिटरेसी रेट था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था यूरोप में। अब इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण था कि जो चर्च थे और उसके बहुत सारे डिनोमिनेशन जिसको आप सब ग्रुप बोलते हैं, उसने गाँव में और जो भी आपके आउटर एरियाज थे वहां बहुत सारे स्कूल्स ओपन कर दिए थे, जिसकी वजह से वहां पर रहने वाले जितने भी किसान थे या फिर जो भी वहां पर रहने वाले जो आर्टिशियंस हुआ करते थे, जिसको आप आर्टिस्ट बोलते हो, या फिर जो भी कामगार हुआ करते थे, जो भी अलग कार्य करते थे, जैसे लकड़ी के कार्य हो गए, चमड़े के कार्य हो गए, ये सारे काम किया करते थे, उन तक एजुकेशन पहुंचना शुरू हो गया। जब वहां पर एजुकेशन पहुंचेगा तो उसका इफेक्ट क्या हुआ? उसका इफेक्ट ये हुआ कि जो लिटरेसी रेट थी यूरोप की वो बढ़ करके करीबन 60 to 80% हो गई। और जब ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ने लगेंगे या फिर लिटरेट हो जाएंगे तो वह क्रिएट करेगा एक नया वर्चुअल रीडिंग मेनिया। अब ये वर्चुअल रीडिंग मेनिया है क्या? मेनिया का मतलब समझेंगे, यह एक एक्सेसिव इंथुजियाज्म और डिजायर होता, ऑब्सेशन होता है। यहाँ पर लोगों को ऑब्सेशन हो गया था पढ़ने का, तो बहुत सारे लोगों ने किताबों की मांग करना शुरू किया। तो प्रिंटिंग प्रेस ने क्या किया? और सारी किताबें बनाना शुरू कर दिया, बहुत सारी किताबें प्रिंट होना शुरू हो गई, पब्लिश होना शुरू हो गई। अब किस तरह की किताबें या किस तरह के लिटरेचर पब्लिश होते थे? अब एक तरह के नए आपके पॉपुलर लिटरेचर उस समय अपीयर होने लगे थे प्रिंटिंग में। अब ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि उन्हें नए जो आपके एजुकेटेड ऑडियंस थी उसको टारगेट करना था, जो नए ऑडियंस थे उनको टारगेट करना था। अब ये किताबें क्या क्या होती थी बेटा? इसमें अल्मैक्स हुआ करते थे जो साइंटिफिक बुक हुआ करती है, रिचुअल कैलेंडर्स हुआ करते थे, बार्ड्स हुआ करते थे जिसको आप गाथाएं बोलते हैं, फोक टेल्स हुआ करते थे, और बहुत सारे रीडिंग मैटर हुआ करते थे जो ऑर्डिनरी रीडर्स के समझ में आ सके या फिर जो भी कहानियां प्रचलित थी वो समझ में आ सके। अब इन बुकों को वहां तक पहुंचाना था। अब पहुंचाएंगे कैसे? तो इंग्लैंड में चैप बुक्स बनती थी, छोटी किताबें बनती थी, जो वहां के पेटी पेडलर, जिसको आप छोटे पेडलर्स बोलते हो, जिनको आप चैपमैन बोलते हो, उनके द्वारा वहां तक पहुंचाई जाती थी। फ्रांस में क्या होता था? फ्रांस में बिलॉथिक ब्लू प्रिंट होती थी। बिलॉथिक ब्लू क्या है? एक छोटे साइज की किताब होती है जिसका प्राइस बहुत कम होता है, क्योंकि उसमें जो पेपर यूज किया जाता है वो पुअर क्वालिटी का था। अब आप या तो चैप बुक की बात करते हैं या फिर बिलॉथिक ब्लू की बात करेंगे, तो ये दोनों छोटी किताबें हुआ करती थी जिसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर के ट्रेवल किया जा सकता था। और इंग्लैंड और फ्रांस में इन सारी किताबों को पहुंचाया गया। इन सारी किताबों में हुआ क्या करता था? एल्मनैक्स हुआ करते थे, जो साइंटिफिक बुक हुआ करती थी। एल्मनैक्स क्या होती हैं? एक एनुअल पब्लिकेशन होती है जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल डाटा के बारे में जानकारी दी जाती है, और जो सन और मून की मूवमेंट होती है उनके बारे में जानकारी दी जाती है, जो टाइड्स आते हैं आपके उनके बारे में जानकारी होती है, एक्लिप्सिस के बारे में जानकारी होती है, और जो भी चीजें एवरीडे लाइफ में इंपॉर्टेंट होती हैं उनके बारे में जानकारी होती थी। इसको एल्मनैक्स बोला जाता था बेटा। रिचुअल कैलेंडर मतलब जो भी उनके धर्म है उनसे जुड़ी हुई जो भी कैलेंडर हुआ करते थे उनके बारे में जानकारी दी जाती थी। वर्ड्स मतलब जो गाथाएं होती थी उनके बारे में जानकारी, जो राजा महाराजाओं की कहानियां जो प्रचलित होती थी उनके बारे में वहां पर सारी इंफॉर्मेशन रहती थी। ठीक है। इन बुक्स में होता क्या था? इन बुक्स में इंफॉर्मेशन और आइडियाज होते थे। अब इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो इंफॉर्मेशन क्या होंगे, ध्यान समझिएगा। इंफॉर्मेशन जो पीरियोडिक प्रेस होते थे उन्होंने इंफॉर्मेशन देने के लिए करंट अफेयर को इंटरटेनमेंट के साथ कंबाइन कर दिया था, जिससे वो अट्रैक्ट कर सके रीडर्स को। ठीक है। और साथ ही साथ जो न्यूज़पेपर हुआ करते थे या फिर जो जर्नल्स हुआ करते थे वह इंफॉर्मेशन कैरी करते थे युद्ध के बारे में, व्यापार के बारे में, और आसपास में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी उनको प्रोवाइड करते थे। आइडियाज क्या मिलते थे उन्हें? आइडियाज लोगों के लिए और ज्यादा एक तरह समझिए एसेसिबल हो गए थे, आसान हो गए थे, क्योंकि लोगों के पास किताबें पहुंचना शुरू हो गई थी। अब उन आइडियाज में क्या क्या चीजें प्रिंट होती थी बेटा, कैसे आइडियाज वो लेते थे? तो आइडियाज में हुआ करते थे आपके साइंटिफिक टेक्स्ट हुआ करते थे, मैप्स हुआ करते थे, साइंटिफिक डायग्राम हुआ करते थे, ये सारी चीजें प्रिंट होना शुरू हो गई थी। जैसे अगर मैं साइंटिफिक
टेक्स्ट टेक्स्ट की बात करता हूँ तो सर आइजैक न्यूटन ने अपनी जितनी भी डिस्कवरीज थी उसको पब्लिश करना शुरू कर दिया। प्लस अगर मैं थिंकिंग की बात करता हूँ तो बहुत सारे थिंकर्स हैं, जैसे थॉमस पेन है, वॉल्टेयर है, जीन जॉक रूसो हैं। उन्होंने अपने थॉट्स को प्रिंट करना और पब्लिश करना शुरू कर दिया। इससे हुआ क्या, समाज में एक नए तरीके का रैशनल और थिंकिंग, एक क्रिएचर डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था। एक नया समाज आपका सामने आना शुरू हो गया था जो कि सोच सकता था, जो कि तर्क लगा सकता था, क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में पूछ सकता था सब लोगों से। ठीक। नया टॉपिक आपके सामने आता है, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए दुनिया के अत्याचारियों कांप उठो। क्यों कांप उठो? क्योंकि लोगों तक अब इंफॉर्मेशन पहुंचने लगा है, लोगों में आइडियाज आने लगे हैं, लोग सही और गलत के बारे में जानना शुरू कर दिए हैं। और ये अत्याचार करते कौन थे? ये अत्याचार वहां के जितने भी मोनार्क हुआ करते थे वो करते थे। अब लोगों के पास अगर आइडिया आएगा तो आइडिया ऑफ नेशन की बात होगी, यूनिटी की बात होगी, इंटीग्रिटी की बात होगी, फ्रेटर्निटी की बात होगी। एक साथ लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे क्योंकि उनके अंदर इंटेलिजेंस है। क्योंकि जब लोग अलग अलग रहेंगे तभी उनको तोड़ करके शासन करना आसान रहेगा। लेकिन जब लोग इंटेलेक्ट हो जाएंगे, इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे, लोगों को ये पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, खुद अपना अच्छा बुरा वो जानना शुरू कर देंगे, उनके साथ अगर गलत हो रहा है उसे पहचानना वो शुरू कर देंगे। तो अब वो उस मोनार्क के खिलाफ, वो उस डिस्पोटिज्म के खिलाफ वो आवाज उठाना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसलिए जो मोनार्क थे वहां पर, जो डिस्पोट रूलर्स थे, डिस्पोटिज्म का मतलब होता है जो इंडिविजुअल रूलर्स होते हैं जिनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता है, अब वो कांपेंगे। क्यों? अब वो डरेंगे क्योंकि लोग अब सही गलत के बारे में निर्णय लेना शुरू कर देंगे। ठीक है। अब कन्वेक्शन था बेटा। कन्वेक्शन का मतलब होता है आपका दृढ़ विश्वास हुआ करता था 18th सेंचुरी में, मिड 18th सेंचुरी में, कि ये जो बुक्स होती हैं वो उसका उनका काम होता है कि लोगों को प्रोग्रेस देना। ठीक है, और साथ ही साथ उनको एनलाइटन करना। एनलाइटन का मतलब होता है उनमें ज्ञान को डालना, उनके ज्ञान को जागृत करना, उनके सोच को और ज्यादा विकसित करना, उसे एनलाइटमेंट बोला जाता है। अब इस एनलाइटमेंट से हुआ क्या? इस एनलाइटमेंट से अब लोग क्या होंगे, लिबर्टी के बारे में सोचेंगे, वो लिबरल सोसाइटी के बारे में सोचेंगे। प्लस वो लिबरल सोसाइटी किससे फ्री होगी? वो फ्री होगी डेस्पोटिज्म से, जिसको तानाशाही बोलते हैं। प्लस उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो टायरनी हो रही है उनके साथ, वो उसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू करेंगे। तो यही होता है प्रोग्रेस, यही होता है एनलाइटमेंट। ठीक है, प्रोग्रेस हो गया और फिर उसके बाद एनलाइटमेंट हो जाता है लोगों का। ठीक है। अब जब आपके डेस्पोटिज्म खत्म होगा तो एक इंटेलेक्चुअल गवर्नमेंट जो होगी, और जो एक रीजनेबल गवर्नमेंट होगी, जो एक विचारक गवर्नमेंट होगी, जो जनता के बारे में सोचेगी, अब वो शासन करना शुरू करेगी। ठीक है, अब जनता यही चाहेगी कि उसके जैसा, मतलब उनके चुना हुआ जो गवर्नमेंट हो, उनके बारे में सोचने वाली जो सरकार हो, अब वो आगे आए और उनके लिए काम करे। तो इससे क्या होगा, जो डेस्पोटिज्म है, जो मोनार्क है, अब वो कांपना शुरू करेंगे। इसी इसी कारण से एक फ्रेंच आपके नॉवेलिस्ट थे जिनका नाम था लुईस सेबेस्टियन मर्सियर, उन्होंने लिखा था, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर्स। अब अत्याचारियों कांपना शुरू कर दो, किसके सामने? जो भी आपके लेखक हैं, राइटर्स हैं, उनके सामने कांपना आप शुरू कर दो, क्योंकि अब जनता उनके साथ है, उनके विचारों के साथ है और आपके खिलाफ होना शुरू हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट। अब जो प्रिंट कल्चर और फ्रेंच रिवॉल्यूशन की अगर आप बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने ये एज्यूम किया। ठीक है, उनका ये एजम्पशन था कि ये जो प्रिंटिंग कल्चर जो फ्रांस में आ रहा है, जो ये प्रिंटिंग कल्चर जो फ्रांस में आ रहा है, उसी की वजह से लोगों में यूनिटी आ रही है और लोग अब क्रांति के सामने आ रहे हैं। और ये क्रांति का कारण बना था आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। लोगों में जो इनलाइटमेंट आ रहा है वो प्रिंटिंग की वजह से आ रहा है, लोगों में जो आइडियाज डेवलप हो रहे हैं वो भी प्रिंटिंग की वजह से हो रहे हैं। तो बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये मानना था कि प्रिंटिंग ही एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से ये फ्रांस की फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। और इसके लिए ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। वो आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या है बेटा? वो आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है, ये 3 आर्ग्यूमेंट्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, उसी को आपको दिमाग में रखना है। पहला आर्ग्यूमेंट था कि प्रिंटिंग पॉपुलराइज्ड द आइडिया ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स। तो जितने भी एनलाइटेंड थिंकर्स हुआ करते थे, जैसे आपने वॉल्टेयर की बात पढ़ी, रूसो की बात पढ़ी, तो इन लोगों के विचारों को प्रिंटिंग ने क्या किया था, और ज्यादा फैला दिया। इसकी वजह से
जो ये लिखावट थी, जो जो इन्होंने लिखा था, उसमें बहुत सारी चीज़ें कमेंट किया था इन्होंने, किसके ऊपर? ट्रेडिशंस के ऊपर, सुपरस्टिशंस के ऊपर, और जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। जो भी ऑर्थोडॉक्स चीज़ें चलती हुई आ रही हैं, उनके खिलाफ इन्होंने क्या किया था? कमेंट किया था, उसके बारे में लोगों को बताया था। अब उन्होंने पूछा कि इसके पीछे सेंस क्या है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? और अगर इसके पीछे कोई सेंस या फिर लॉजिक नहीं है, तो आखिर सही क्या है? तो ये सारे क्वेश्चंस उठना शुरू हो गए थे, ठीक? फिर उसके बाद से उन्होंने क्वेश्चंस उठाया था चर्च की सेक्रेड अथॉरिटी पर, जो चर्च अपने आप को सबसे ज़्यादा सेक्रेड, सबसे ज़्यादा पावरफुल मानती थी, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया। प्लस जो मोनार्किकल सिस्टम था, जिसके पास सारी शक्तियाँ थी, उनके हाथ में सारी पावर्स थी, उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया था। ठीक है? और एक तरह से अगर आप देखेंगे, तो ये जो प्रिंटिंग कल्चर आया था, उसने पूरे के पूरे सोशल ऑर्डर को हिला करके रख दिया था, जो कि उस समय चलता हुआ था। ये हो गया पहला कारण। दूसरा कारण ये था कि प्रिंट ने एक नए तरह के कल्चर को डेवलप किया था, जो कि डायलॉग और डिबेट से बड़ा हुआ था। पहले लोग मुनार के खिलाफ, पहले लोग चर्च के खिलाफ कोई क्वेश्चन नहीं उठाया करते थे, पर अब लोग जो है वो उनके खिलाफ क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है? अब उसके बारे में डिबेट होना शुरू हो गया। जो ट्रेडिशंस है, जो कल्चर है, उनके उनके लिए डिबेट होना शुरू हो गया है। ठीक है? डायलॉग होना शुरू हो गया। अब उसके खिलाफ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। ठीक है? फिर उसके बाद से नए तरह के जो सोशल चेंज थे, वो आइडियाज़ थे, जो सोशल चेंज की तरफ बढ़ रहे थे, जो समाज में परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे थे, वो अब समाज में आना शुरू हो गए थे। ठीक है? प्लस एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, 1780s में बहुत सारी ऐसी किताबें हुआ करती थीं, जो कि जो रॉयल थे, जो कि ब्लू ब्लड अपने आप को माना करते थे, उनके ऊपर मोरालिटी के ऊपर आपके फन क्रिएट करती थीं, कॉमिक्स किया करती थीं, उनके ऊपर बहुत सारे कार्टून पब्लिश किए जाते थे। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मॉकिंग किया जाता था उनके ऊपर, उनका मज़ाक उड़ाया जाता था। तो ये सारी चीज़ें जब लोगों तक पहुँचती हैं, तो ये सब प्रिंट की वजह से ही पहुँचा था, और लोगों के अंदर वो सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, और वह फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है? लेकिन इस पर हमारा आर्गुमेंट क्या है कि क्या हम सारे हिस्टोरियंस की बात को मान लें कि जो भी चीज़ें यहाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुआ था, उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एकमात्र था, वो था आपका क्या? प्रिंट कल्चर? तो हम देखते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जो प्रिंटिंग है, जो प्रिंटिंग कल्चर आया था, जो प्रिंट आपका फैला, जो प्रिंट रिवॉल्यूशन हुआ था, उसने आइडिया को स्प्रेड करने में हेल्प किया था। पर पीपल सिर्फ़ एक तरह की किताबें नहीं पढ़ते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर वो पढ़ने लग रहे हैं, अगर वो लिटरेट होते जा रहे हैं, तो सिर्फ़ क्या वो एक ही तरह की किताब पढ़ेंगे? नहीं। अगर वो वोल्टेयर की किताब पढ़ रहे हैं, रूसो की किताब पढ़ रहे हैं, तो वह चर्च के द्वारा पब्लिश की गई किताबें भी पढ़ रहे हैं। उनके द्वारा जो प्रोपेगेंडा शुरू किया जा रहा है, उसे भी वो पढ़ रहे हैं। वोल्टेयर और रूसो के लिए, या फिर उनके विचारों के जो कॉन्ट्रडिक्शन में, या फिर उनके जो आर्गुमेंट के तौर पर जो वो अपना बात पब्लिश कर रहे हैं, उसे भी तो लोग पढ़ रहे हैं। तो आप एक तरह से देखेंगे कि प्रिंट कल्चर ने सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों को क्या बनाया था? लोगों के अंदर आइडिया को प्रोजेक्ट किया था, और सारी चीज़ें उनके सामने रखी थी कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। लेकिन अंतिम जो डिसीज़न था, वो लोगों का ही था कि वह क्या सही है, क्या गलत है, उसको वो चुनें, सही को अडॉप्ट करें और गलत को दरनिकार करें। तो ये लोगों के आइडियाज़ थे जो डेवलप हुए थे। तो ये प्रिंट जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन अगर आप देखोगे, तो इसमें प्रिंट कल्चर ने रोल प्ले किया था। पर मेन जो कारण था, वो लोगों के विचार थे, लोगों के आइडियाज़ थे, और अलग तरीके से सोचने का जो उनका नज़रिया बना था, वह कारण बनता है आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। तो अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन में, तो आराम से ये आंसर आप दे सकते हो। इसके साथ ये क्लास अंत होती। थैंक यू सो मच।